दोस्तों, हमारे चैनल पर पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार, पिता की संपत्ति में पुत्र को अधिकार, या ससुर की संपत्ति में एक बहू को अधिकार, या किसी भी महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसको मिलती है, इससे संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियोस जो कि महिलाओं के अधिकारों पर बने हुए हैं, उससे संबंधित कई हमारी महिला व्यूअर के हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पर कमेंट आते रहते हैं। ज्यादातर महिलाओं को इस बात का असंतोष रहता है कि उनके ससुर की संपत्ति में या उनके पति की संपत्ति में उनको कानून में किसी भी तरह का कोई राइट्स नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन विशेष अधिकारों के बारे में बात करेंगे। उन विशेष अधिकारों के बारे में खुलकर बताएंगे कि महिलाओं को विशेष परिस्थिति में अलग से क्या क्या अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी वाला और हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी और इस तरह के आने वाले तमाम वीडियोस आप आगे भी देख पाएंगे। इसके अलावा हमारे वो तमाम व्यूअर जो हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं, यानी कि हमारे नियमित व्यूअर हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही साथ अपने तमाम मिलने वालों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हमारे इसी तरह के वीडियोस निरंतर अपलोड किए जाते हैं, जिनकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आप हमारे लीगल एक्सपर्ट पैनल से बात करना चाहते हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल बुक करवाकर हमारे लीगल एक्सपर्ट पैनल से बात कर सकते हैं। दोस्तों, 1956 से पहले जो कानून बना हुआ था महिलाओं के अधिकारों के प्रति, उसमें और हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने के बाद इसमें अलग तरह से कई सुधार किए गए और इन सुधारों की वजह से महिलाओं के अधिकारों में काफी फायदा देखने को मिला। और हमें कई जगह ये देखने को मिला कि महिलाओं के अधिकार कई परिस्थितियों में पुरुषों से भी ज्यादा पावरफुल दिए गए। जैसा एक उदाहरण से समझें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रोविजन किया गया था सेक्शन 14 में कि किसी भी महिला के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है जो कि चाहे उसे गिफ्ट में मिली हो, किसी ने दान किया हो, या कोई वसीयत के जरिए उसको वो संपत्ति मिली हो, या उस प्रॉपर्टी को उसने खुद खरीदा हो, या उसके पूर्वजों के द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में अगर उसको वो प्रॉपर्टी मिली है। इसके अलावा चाहे वह कोई जमीन जायदाद है, किसी प्रकार की संपत्ति मूवेबल है, इमूवेबल है, तो वो संपत्ति उस महिला की इकलौती खुद की संपत्ति मानी जाएगी। कहने का ये मतलब है कि किसी भी महिला को कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी रूप में मिले तो वह उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखेगी, संपूर्ण अधिकार रखेगी और उस संपत्ति को उसकी खुद की माना जाएगा। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कोई भी संपत्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में मिले, चाहे वो उसको खरीदे, वसीयत में मिले, दान के रूप में मिले, कोई गिफ्ट करे, तो उस व्यक्ति के संपूर्ण अधिकार वैसे भी उस प्रॉपर्टी पर होते हैं। तो इसमें फिर नया क्या है? तो 1956 के एक्ट से पहले ऐसा नहीं था। 1956 के अधिकार अलग थे और उस अधिकार के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में काफी सुधार किए गए। 1956 के एक्ट से पहले महिलाओं को इस प्रकार से अधिकार थे कि वह किसी भी संपत्ति को उपभोग कर सकती थी, उसमें रह सकती थी, लेकिन उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, किसी को बेच नहीं सकती थी, या उससे संबंधित अधिकारों के तहत किसी को वसीयत नहीं कर सकती थी या दान में नहीं दे सकती थी, तो सिर्फ उपभोग कर सकती थी। यही अधिकार उस एक्ट के तहत मिले हुए थे। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद महिला को वो तमाम अधिकार मिल गए जो कि उस संपत्ति को वो चाहे जो कर सकती है, यानी कि संपूर्ण अधिकार उस महिला को हासिल हो गए। वह उस संपत्ति को किसी को वसीयत कर सकती है, किसी को गिफ्ट में दे सकती है, बेच सकती है, या अन्य तरह किसी भी तरह से अधिकार ट्रांसफर कर सकती है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 में दिए गए अधिकारों को पूरी तरह से समझने से पहले हमें महिला और पुरुष के संबंधित जो अधिकार हैं उन अधिकारों की आपस में हमें तुलना करके ये समझना होगा कि महिला को और पुरुष को किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। हालांकि पुरुष की जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होती है, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति होती है, वह उसकी खुद की अर्जित संपत्ति होती है और उससे संबंधित
उसको ये अधिकार मिले हुए हैं कि वह उस संपत्ति को चाहे जिसे बेचकर पैसा ले सकता है, चाहे जिस व्यक्ति के नाम से वसीयत कर सकता है, चाहे जिस व्यक्ति को उस संपत्ति को वो गिफ्ट दे सकता है, या उससे संबंधित तमाम अधिकार चाहे जिसे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन वहीं पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उस पुरुष को उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे अधिकार यानी कि संपूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर उस पुरुष का संपूर्ण अधिकार इसलिए भी नहीं होता कि उसको अपने पूर्वजों के द्वारा जो प्राप्त संपत्ति होती है उस हिस्से पर उसके परिजनों का यानी कि उसके पुत्र और पुत्री का यानी कि उसके वारिसों का भी हक और अधिकार रहता है। और चूंकि किसी भी पैतृक संपत्ति में मिले हक अधिकार में किसी भी पुरुष के बाद के वारिसों का यानी कि उनके पुत्र और पुत्री का हक और हिस्सा रहता है, इसलिए यह कहना सही होगा कि किसी भी पुरुष एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में संपूर्ण अधिकार हासिल नहीं होता। और संपूर्ण अधिकार का मतलब यह हुआ कि वह पुरुष उस संपत्ति में किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अलावा अपने किसी भी हिस्से को अकेला नहीं बेच सकता, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, किसी को दान नहीं कर सकता या उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको अपने परिवार के बाकी सदस्यों यानी कि वारिसों की परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों का भी उस प्रॉपर्टी के हिस्से में हक और हिस्सा बनता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि किसी भी पुरुष का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में प्राप्त हिस्से में संपूर्ण अधिकार नहीं रहता है। इसके बाद बात करें एक पत्नी की कि उसके पति की मृत्यु के बाद अगर उसको कोई संपत्ति मिलती है तो वह उस संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी और मालिक होती है। और किसी भी महिला को इस प्रकार से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह उस संपत्ति को उपभोग कर सकती है, उस संपत्ति के अधिकार किसी को भी दे सकती है, उस संपत्ति की गिफ्ट डीड बनाकर किसी के भी नाम कर सकती है, उस संपत्ति के प्रति कोई वसीयत करके किसी को भी वो संपत्ति दे सकती है। और इसके साथ साथ उस संपत्ति के अधिकार पावर के तौर पर यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी के नाम से जारी कर सकती है। अब सवाल आता है कि ऐसी किसी परिस्थितियों में उस महिला की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जब किसी महिला की मृत्यु हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति उसके तमाम उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बांट दी जाती है अगर उसने किसी विशेष व्यक्ति के नाम से वसीयत जारी न की हो। और ऐसा वह हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 15 के अंतर्गत कर सकती है। इसके विपरीत अपने जीते जी वह महिला उस संपत्ति की सर्वे सर्वा होती है। अपने जीवन काल में उस संपत्ति को चाहे जिसे उपभोग कर सकती है, चाहे जिसे दान में दे सकती है, चाहे जिसे वसीयत कर सकती है या चाहे जिसे पावर के तौर पर अधिकार सौंप सकती है। कई बार कमेंट में ऐसा सुना गया है कि कोई महिला वारिस या कोई पुत्र वारिस अपनी माताजी के प्रति ये बोलता है कि माताजी को उनके ननिहाल वालों की तरफ से कोई संपत्ति मिली हुई थी और चूंकि वो पुश्तैनी संपत्ति थी लेकिन महिला यानी कि वो माताजी उस संपत्ति को अपनी बेटे बेटियों में न बांटकर एक विशेष बेटी को देना चाहती है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? और ऐसे में उसके बाकी के वारिस यानी कि उसके बेटा और बेटी इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें यह स्पष्ट है कि किसी भी महिला को अगर कोई संपत्ति उत्तराधिकार के तौर पर मिली है तो वह संपत्ति की सर्वे सर्वा और एकमात्र काबिज मालिक होती है और उसको वो तमाम अधिकार मिले हुए होते हैं। वह चाहे जिसे उस संपत्ति को दे सकती है, किसी को बेच सकती है, किसी को गिफ्ट कर सकती है, किसी को भी वसीयत कर सकती है। इसलिए अगर वो चाहे तो किसी एक संतान को, एक बेटी को उस संपत्ति को वसीयत के तौर पर दे सकती है और इसमें दूसरे बेटा बेटी उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इसमें एक स्थिति और अलग से तब बनती है दोस्तों जब किसी ऐसी महिला को अपनी संपत्ति अपने पीहर वालों की तरफ से मिली हो, उत्तराधिकारी के तौर पर मिली हो और उसने जीते जी अपनी संपत्ति को अपने कब्जे में रखा हो, किसी भी व्यक्ति को उसने किसी भी वसीयत के जरिए उस संपत्ति को नहीं दिया हो और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु होने के बाद और उसने किसी के प्रति वसीयत नहीं की है तो वह संपत्ति उसके बचे हुए तमाम उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कानून में एक पिता को उसकी संपत्ति में अलग तरीके से अधिकार दिए गए हैं और एक महिला को उसकी संपत्ति में अलग तरीके से अधिकार दिए गए हैं। कई बार दोस्तों हमारे सामने ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि किसी पति ने अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा, उसके पैसे उसने अपने बैंक अकाउंट से दिए, अपनी कमाई से प्राप्त पैसे उसने खर्च किए और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से कर दी। तो क्या वह पत्नी उस प्रॉपर्टी की मालिक होगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्नी उस संपत्ति की मालिक बन जाएगी। उस संपत्ति का मालिक उसका पति ही होगा और वो संपत्ति उसके पति की ही कहलाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 में जो कहा गया है उसका कोई अपवाद नहीं है। उसका अपवाद भी सेक्शन 42 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया
गया है कि किसी भी महिला को उत्तराधिकारी के तौर पर अगर कोई संपत्ति मिली है, चाहे वह गिफ्ट डीड के जरिए मिली हो, वसीयत के जरिए मिली हो या किसी भी तरह से अधिकार ट्रांसफर उसके फेवर में किए गए हों, लेकिन जिस भी तरीके से उस संपत्ति को निष्पादित करके दिया गया है और उसमें कोई विशेष शर्त लगा दी गई है, तो वो शर्त स्पेशल रूप से मान्य होगी। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति जिसकी कोई संपत्ति है और वो उस संपत्ति से संबंधित एक वसीयत करता है और वसीयत में वो ये लिख कर देता है कि उसकी संपूर्ण संपत्ति उसकी पत्नी की होगी और वो पत्नी अपने जीवन काल में उस संपत्ति को उपभोग कर सकेगी, उसमें रह सकेगी, लेकिन उस संपत्ति को किसी को बेच न सकेगी, किसी के नाम वसीयत न कर सकेगी या किसी को उस संपत्ति को गिफ्ट नहीं दे सकेगी, लेकिन जीते जी वह उस संपत्ति में रहेगी। लेकिन अकस्मात अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसके पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस डीड में जो भी शर्त लिखी जाएगी वह एक तरह से कानूनी मान्यता रखेगी। तो इस प्रकार हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर एक महिला को संपूर्ण अधिकार मिल जाता है। ये किसी विशेष परिस्थितियों में ही मिल पाता है। इसके अलावा किसी महिला को कोर्ट के द्वारा किसी भी संपत्ति को दिलवाया गया हो या किसी कोर्ट के मैटर में ऐसा कोई डिसीजन महिला के फेवर में आया हो और उस संपत्ति का अधिकार उस महिला को मिला हो, उस संपत्ति के अधिकार में यह शर्त मेंशन की गई हो कि वह महिला उस संपत्ति को उपभोग कर सकेगी, उसमें रह सकेगी और किसी अन्य व्यक्ति को वह उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकेगी या उसको किसी को भी बेच नहीं सकेगी या अन्य किसी व्यक्ति को वसीयत नहीं कर पाएगी या दान में नहीं दे पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस महिला के जीवित रहते वह सब काम इस संपत्ति पर कर पाएगी, यानी कि रह पाएगी, उपभोग कर पाएगी। लेकिन उस महिला की मृत्यु के बाद उस संपत्ति से संबंधित अधिकार वापस से उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे जिस व्यक्ति ने उस डीड को जारी किया है। और इस प्रकार से ये शर्त भी एक मान्यता रखेगी और कानून में इसको अहमियत और मान्यता दी गई है। तो ऐसी किसी भी संपत्ति जो कि किसी भी महिला को किन्हीं शर्तों के अधीन दी गई हो, तो ऐसी शर्तों के अधीन मिली हुई संपत्ति पर उस महिला का संपूर्ण अधिकार नहीं रहता है। तो इस प्रकार से कानून में महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमने सरल भाषा में इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि महिलाओं से संबंधित अधिकारों के प्रति ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब झट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।